हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एसके जाट, पॉलिटिकल साइंस से। आज अपना चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसकी विवेचना की गई है। भारत में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान ने स्पेन के संविधान से इनका अधिग्रहण किया था। नीति निर्देशक तत्व ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन होते हैं, निर्देशक होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य होता है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं या एक न्यायोचित नहीं होते हैं। इनको लेकर के कोई भी एक व्यक्ति या नागरिक न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। या इसको अपन इस आधार पर समझ सकते हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने एक पॉलिसी और योजनाएं बनाती हैं उनमें एक नीति निर्देशक तत्वों को एक आदर्श के रूप में स्थापित करते हुए किसकी स्थापना करें, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये सहायक होते हैं। तो सामान्यतः एक भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को इस रूप में विवेचित किया जा सकता है: आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, या फिर कह सकते हैं सामाजिक और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, पंचायती राज, प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व सामान्यतः एक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को स्थापित करते हैं। और भारतीय संविधान में अपन देखते हैं कि इसकी विवेचना किस प्रकार से की गई है। आर्टिकल 36 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 36 कहते हैं कि जिस प्रकार अनुच्छेद 12 एक परिभाषित करते हैं, यहाँ पर भी स्टेट को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 37 ये कहता है कि इन नीति निर्देशक तत्वों का समावेशित सिद्धांतों के रूप में इनका क्रियान्वयन कैसे हो। क्रियान्वयन करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को एक वाद योग्य की श्रेणी में एक समावेशित नहीं किया गया है। इन नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के न्यायालय के द्वारा एक मौलिक अधिकारों के समान इनको कानूनी कार्रवाई के माध्यम से कि क्रियान्वित नहीं करवाया जा सकता। फिर भी हर स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपने पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करती है या योजनाओं का निर्माण करती है, किसी प्रकार का लोक कल्याणकारी अधिनियमों का एक निर्माण करती है, तो एक हर गवर्नमेंट इन नीति निर्देशक के आदर्शों को या एक उद्देश्यों को ध्यान में रख करके वेलफेयर या लोक कल्याणकारी एक राज्य को स्थापित करने के लिए इस प्रकार के आदर्शों को स्थापित करेगी। तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? 38 कहता है कि सामान्य रूप से एक जन कल्याण या सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1979 के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई है कि प्रत्येक समाज या व्यवस्था में आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं तथा जो भी एक अवसरों की असमानता होगी उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। या फिर साधारणतः अपन इसको ये कह सकते हैं कि जो भी एक समाज में आर्थिक विषमता होगी, आर्थिक विषमताओं का अंत होगा, ताकि किसी भी प्रकार की यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अन्याय जैसी प्रवृत्तियों का विकास न हो सकें। स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार की व्यवस्थाएं या नीतियों का विकास करेगी ताकि व्यक्ति में आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं के नाम पर जो भी उसको एक अवसर या चांस मिलते हैं उनमें किसी भी प्रकार की असमानता का विकास न होगा। इन असमानताएं जिनका एक मुख्यतः एक संबंध किससे हैं? आर्थिक विषमताओं से हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक विषमताओं का अंत करने के लिए आर्टिकल 38 ये कहता है कि इस प्रकार की एक जन कल्याणकारी और एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी नीति निर्देशक तत्व है जिनको एक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व कहते हैं, या सोशल व्यवस्था को स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करेगी ताकि उसके माध्यम से किसका विकास हो सके, जन कल्याण और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का विकास किया जा सके। अगला नीति निर्देशक तत्व देखते हैं जिसका उल्लेख है आर्टिकल 39 कहता है कि सभी नागरिकों को क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। और सुरक्षा मिलने के लिए क्या क्या उपबंध हैं? तो सामान्यतः इसमें एक आर्टिकल 39 के एक विशेष उपबंधों की विवेचना की गई है। सबसे पहले देखते हैं कि हर नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का हर गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रयास करेगी। जीविका के समुचित पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। और इसके साथ साथ इसके एक दूसरे उपबंध में ये कहा गया है कि जितने भी एक भौतिक संसाधन हैं,
जितने भी सृष्टि के द्वारा उपलब्ध भौतिक संसाधन हैं उनका स्वामित्व इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि एक समाज के अधिकांश लोगों से उसका क्या हो सके, सोशल हित, भौतिक संसाधनों का वितरण या संधारण या उनका एक संसाधन का एक केंद्रीयकरण करते समय या संग्रहण केंद्र करते समय इस प्रकार की व्यवस्थाओं का विकास किया जा सके ताकि समाज के अधिकांश लोगों के सामाजिक हित का संवर्धन हो सके। इसी उपबंध को सामान्य रूप से 39 ख के रूप में स्थापित किया गया है। इसके बाद में इसका तीसरा उपबंध है 39 का, जिसमें यह कहा गया है कि धन और उत्पादन के साधनों पर किसी का भी क्या नहीं होगा, एकाधिकार नहीं होगा। जितने भी एक सामान्य रूप से प्राकृतिक जो संसाधन हैं या प्राकृतिक जो प्रॉपर्टी है उसका गवर्नमेंट इस प्रकार की नीतियों का एक विकास करेगी कि धन और उत्पादन के साधनों पर किसी एक वर्ग विशेष का क्या नहीं होगा, एकाधिकार नहीं होगा। इस एकाधिकार को रोकने के लिए सामान्य रूप से एक गवर्नमेंट समय समय पर इस प्रकार की नीतियों का विकास करेगी ताकि धन और उत्पादन के साधनों पर किसी भी प्रकार के एकाधिकार को समाप्त किया जा सके, क्योंकि इससे फिर किसका आर्थिक विषमता के स्वरूप को रोका जा सकता है और समाज में समरसता का विकास किया जा सकता है। या समाज में जो एक मुख्य उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों का, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना जिससे समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित किया जा सके। इस प्रावधानों को स्थापित करने के लिए हर गवर्नमेंट इस प्रकार की अपनी एक नीति अधिनियमों में या अधिसूचनाओं में इनको समावेशित करने का प्रयास करेगी कि जो भी संसाधन है उनके ऊपर किसी भी वर्ग का क्या नहीं होना चाहिए, एकाधिकार नहीं होना चाहिए। इसका अगला उपबंध है 39 का अगला उपबंध है कि प्रत्येक पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। कि भारतीय संविधान के भाग 4 में इस प्रकार का उपबंध किया गया है कि समान कार्य होने पर उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए, समान कार्य होने पर प्रत्येक पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य होने पर क्या मिलेगा, समान वेतन मिलेगा। वेतन देने में किसी भी प्रकार की विषमताएं स्थापित नहीं होंगी ताकि समाज में किसी भी प्रकार का जेंडर या एक लैंगिक भेदभाव का विकास न हो सके। इसके अलावा जो भी एक कर्मकार हैं, कर्मकार का मतलब है जो भी एक मजदूर लोग हैं, उनके स्वास्थ्य और उनके शक्ति अभिवर्धन के लिए ऐसे प्रयास किए जाएंगे ताकि उनके एक स्वास्थ्य संबंधी एक मानकों का समुचित रूप से विकास हो सके। इसके अलावा जो भी एक बालक हैं उन बालकों की जो अवस्थाएं, बाल स्वरूप का जो विकास है उनको भी क्या दिया जाएगा, समुचित अवसर दिया जाएगा ताकि बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उनका समुचित रूप से विकास हो सके। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व ये भी कहते हैं कि हर बालक का क्या होना चाहिए, चहुमुखी विकास होना चाहिए। उसका एक आध्यात्मिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, उसका एक मानसिक विकास हो। इस प्रकार के स्वरूप को स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती हैं, बालकों की सुकुमार अवस्था को सही ढंग से विकसित करने के लिए ऐसी योजनाएं विकसित करेगी, ऐसी योजनाएं विकसित करेगी ताकि बालकों के विकास में उनका समुचित रूप से भागीदारी मिल सके। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा आर्टिकल 39 में एक नया उपबंध जोड़ा गया 39 के, जो क्या कहते हैं, हर लोगों को क्या मिलेगा, इक्वल जस्टिस मिलेगा, समान न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा जो लोग समाज में कमज़ोर हैं, गरीब हैं, दरिद्र हैं, उनको क्या मिलेगी, एक निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक हर जिला स्तर पर एक सामान्य रूप से एक विधिक सहायता, एक न्यायालय के द्वारा ऐसी व्यवस्थाओं का विकास किया जाता है जिसके माध्यम से कि व्यक्ति को न्याय प्राप्त करते समय अगर उसको विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वो ऐसी स्थिति में विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं ताकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अन्याय को न्याय के रूप में कन्वर्ट कर सके, अपने अन्याय का संरक्षण करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक उपबंध स्थापित किया गया है इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस को देने के लिए गवर्नमेंट गरीबों के लिए, ऐसा कमज़ोर लोगों के लिए, मजदूरों के लिए सामान्यतः एक निःशुल्क विधिक सहायता के उपबंध को भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगला नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 40 के माध्यम से, जो क्या कहते हैं, पंचायती राज। पंचायती राज की जो इकाइयाँ हैं उनको सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रयास भी किया। बाद में जब एक 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आए
उसके माध्यम से इन संस्थाओं का गठन भी किया गया ताकि स्थानीय स्वशासन का विकास हो सके और शासन एक ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर उसका एक विकसित स्वरूप स्थापित हो सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज संस्थाओं के गठन और इन इकाइयों को सुदृढ़ बनाने के लिए उनको शक्तियां स्थानांतरित करने का प्रावधान स्थापित किया गया है। आर्टिकल 41 क्या कहता है? 41 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? काम का अधिकार। और ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार पहले एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर एक महानरेगा के तहत क्या देती है? काम का अधिकार देती है, जिसके तहत वैधानिक तरीके से हर व्यक्ति का जो अप्लाई करता है हर व्यक्ति का क्या मिलता है? जॉब कार्ड मिलते हैं। और ऐसी स्थिति में उसको काम के अधिकार को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। लेकिन काम के अधिकार के साथ साथ एक शिक्षा का भी समुचित रूप से प्रबंधन होना चाहिए। और जो लोग असहाय लोग हैं, जो लोग वृद्ध लोग हैं या किसी एक बीमारी से ग्रसित हैं या जो लोग एक निःशक्त जन हैं, उनकी दशाओं को सुधारने के लिए भी गवर्नमेंट ऐसी इस प्रकार की पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करेगी ताकि उनकी दशाओं का समुचित रूप से विकास हो सके और उनको भी समान अवसर मिल सकें। तो आपने देखा होगा समय समय पर गवर्नमेंट इस प्रकार की नीतियों का विकास करती भी है ताकि इन लोगों को क्या मिले? इन लोगों को सहारा मिले, सहयोग मिले और वो अपने एक जीवन की समुचित दशाओं का समुचित रूप से विकास कर सकें। इसके साथ साथ आर्टिकल 41 ये कहता है कि सामान्य रूप से एक हर व्यक्ति को लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। लोक सहायता का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी एक उनको सहयोग करने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं, लोक सहायता पाने का वैधानिक अधिकार आर्टिकल 41 के माध्यम से स्थापित किया गया है, जिसके तहत सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का ये अधिकार है। अगर वो इस श्रेणी में आता है, इस कैटेगरी में आता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए कानून की एक श्रेणी में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको एक सामान्य रूप से एक लोक सहायता अर्थात सरकार से उसको भी सहयोग प्राप्त करने का अधिकार है। और ऐसी स्थिति में हर गवर्नमेंट समय समय पर ऐसी योजनाओं का विकास करती है। जैसे एक सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं राजस्थान में पेंशन की योजना है, या फिर मैंने जैसे आपको बताया कि महानरेगा के तहत एक व्यक्तियों को काम पाने के अधिकार को वैधानिक बना दिया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व चाहे वैधानिक रूप से प्रभावी न हो, चाहे इनको आर्टिकल 37 के द्वारा एक वाद योग्य एक स्वरूप में स्थापित नहीं किया गया हो, लेकिन फिर भी जब देश आज़ाद हुआ था उस समय की सिचुएशन और आज की सिचुएशन को देखें तो एक विश्व की सबसे बड़ी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते गवर्नमेंट समय समय पर इन नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी रूप से कानून बना करके स्थापित करने का प्रयास करती हैं। जिस प्रकार अपन ने देखा काम के अधिकार को वैधानिक बना दिया गया है और लोक सहायता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि जब भी उसकी स्थिति कैसी हो, बेकारी की स्थिति हो, वृद्धजन की स्थिति हो, वो किसी असाध्य एक बीमारी से अगर ग्रसित हो, उसकी कंडीशन एक निःशक्तता की श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी दशाओं का समुचित विकास करने के लिए गवर्नमेंट उसको हर संभव क्या करेगी? सहयोग या उन योजनाओं के तहत उसको फायदा पहुंचाने का प्रयास करेगी। आगे देखते हैं आर्टिकल 42 क्या कहता है। 42 कहता है कि सामान्य रूप से हर व्यक्ति को क्या मिलेगी? काम की मानवोचित दशा मिलेगी कि जो भी गवर्नमेंट उसको कार्य उपलब्ध करवाती है, चाहे वो सरकारी हो या एक योजनाओं के तहत मिलने वाला काम हो, उसकी दशा कैसे होनी चाहिए? मानवोचित होनी चाहिए। मानवोचित का मतलब है कि उस व्यक्ति की जो एक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उनका भी समुचित रूप से विकास उसमें होना चाहिए। इसके साथ साथ आर्टिकल 42 ये कहता है कि सामान्य रूप से जो एक महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको भी क्या मिलेगी? प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। प्रसूति सहायता के माध्यम से उनको एक मेडिकल और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के उपबंध को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और इसी के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि महिलाओं की प्रसूति अवस्था में गवर्नमेंट जो भी एक टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की व्यवस्थाएं हैं उनका प्रबंधन करने का प्रयास करती है। अगला नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 43 के तहत, जिसमें ये व्यवस्था की गई है कि कर्मकार का मतलब है कि जो निर्वाह मजदूरी चाहते हैं। निर्वाह मजदूरी का दूसरा अर्थ है जीविका मजदूरी। सामान्य रूप से हम एक मजदूरी का अर्थ किससे लेते हैं? भोजन, घर और मकान से लेते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध में यहाँ पर एक शिक्षा और स्वास्थ्य और बीमा जैसी एक पॉलिसी एक धारकों का भी इसमें एक व्यवस्था का समावेश किया गया है।
इसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति का एक जीवन कैसा होना चाहिए, विशिष्ट प्रकार का एक जीवन निर्वाह करने की एक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का समुचित रूप से विकास हो सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक गवर्नमेंट मजदूरों के लिए इस प्रकार की पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करेगी ताकि उसको भोजन, घर और मकान के साथ साथ बीमा, स्वास्थ्य और शिक्षा का समुचित रूप से क्या मिले, अवसर मिल सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर नागरिक को क्या मिलना चाहिए, निर्वाह मजदूरी के लिए गवर्नमेंट इस प्रकार का समुचित रूप से प्रबंधन करें। अगला आर्टिकल देखते हैं जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा इसका समावेश किया गया है, जिसमें आर्टिकल 43 क्या क्या कहते हैं, 43 क का उपबंध ये कहता है कि जितने भी एक उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों में काम करने वाले जो भी एक मजदूर हैं या कामगार हैं, उनको भी क्या मिलना चाहिए, उसके मैनेजमेंट में, उनके प्रबंधन में उनकी क्या होनी चाहिए, समुचित रूप से भागीदारी होनी चाहिए, ताकि उनके हितों को भी समुचित रूप से क्या किया जा सके, समुचित रूप से उनका संरक्षण किया जा सके। इसी के एक नया उपबंध 43B में, जिसको 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा इसको एक वैधानिक बना दिया गया है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए, जिसको कहते हैं सहकारी समितियाँ। और सहकारी समितियों का संचालन एक स्वायत्त संचालन शासन के माध्यम से होना चाहिए। और इसके लिए किसकी व्यवस्था, इसके लिए कहा गया है कि नियतकालीन समय के माध्यम से इनका निर्वाचन होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रण होना चाहिए, ताकि लोगों की सहकारी समितियों के माध्यम से भी स्थानीय एक लोकल शासन के माध्यम से लोग अपने भागीदारी को एक स्थानीय शासन के रूप में समुचित रूप से इसका समावेश कर सकें। अगला नीति निदेशक तत्व है आर्टिकल 44, कहते हैं कि भारत देश वैसे एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन सभी धर्मों के लिए क्या होना चाहिए, समान नागरिक संहिता, जिसको कहते हैं सिविल संहिता होनी चाहिए, ताकि देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा में सामाजिक समरसता का विकास किया जा सके। क्योंकि अभी तक इस आर्टिकल 44 के ऊपर किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट ने कोई कानून का उपबंध नहीं किया है। और अपन ये देखते हैं कि एक भारत देश एक विभिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदायों को मानने वाला देश है, इसलिए धर्म और संप्रदाय के नाम पर भी कई प्रकार के ऐसी धार्मिक व्यवस्थाओं का संचालन होता है। इसलिए देश की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता, कई बार जिसमें सांप्रदायिकता का एक बिखराव आता है, उस बिखराव को रोकने के लिए देश को क्या बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को समय रहते हुए क्या बनानी चाहिए, सिविल संहिता का निर्माण करना चाहिए, ताकि देश की राष्ट्रीय एकता को संगठित करने का प्रयास किया जा सके। अनुच्छेद 45 कहते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में एक आया था, जिसके ऊपर 2009 में एक्ट बना, 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी है, जिसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं कि 6 से 14 साल के जो बालक हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का समुचित रूप से प्रबंधन होना चाहिए। और वर्तमान में ये ऐसा प्रभावी भी है। सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से गवर्नमेंट इस प्रकार का प्रयास करती है ताकि शिक्षा का समुचित रूप से हर बच्चों को उसका समुचित भागीदार अवसर मिले। इसके साथ साथ अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनका अगर शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण में वो पिछड़ेपन है तो गवर्नमेंट समय रहते हुए इस प्रकार की उनके विकास की योजनाओं का विकास करेगी, ताकि उनका शैक्षणिक और आर्थिक हितों को एक संवर्धन करने के प्रोत्साहन करने वाली योजनाओं का समुचित रूप से विकास हो सके। इसके तहत आपने देखा होगा सामान्य रूप से एक हर वर्ग जो समाज का शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको समय समय पर गवर्नमेंट कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति का वितरण करती है, ताकि उनको सामाजिक न्याय मिले और वो समाज की जो एक अन्याय और शोषण की प्रवृत्ति है उससे सुरक्षित महसूस हो सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को आर्टिकल 46 के तहत समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, सामान्यतः कमज़ोर किसको मानते हैं अपन, अपने आर्टिकल 15 और 16 की व्यवस्थाओं का विकास भी देखा था, वहाँ उपबंध रिजर्वेशन का मामला था। और यहाँ पर एक सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए लोगों की समुचित विकास के लिए गवर्नमेंट इस प्रकार की पब्लिक पॉलिसी का निर्माण करेगी। गवर्नमेंट इस प्रकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं को एक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए इस प्रकार के कानून लाएगी, ताकि समाज में इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, सोशल अन्याय हो रहे हैं, इनके साथ जो शोषण हो रहे हैं, इस शोषण से मुक्ति प्राप्त की जा सके। इसके अलावा अपन देखते हैं आर्टिकल 47 क्या कहते हैं। 47 कहता है कि हर व्यक्ति के एक जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए
उनके पोषाहार और जीवन स्तर के उच्च स्तर के मानकों को बनाने के लिए गवर्नमेंट इस प्रकार का प्रयास करेगी कि हर व्यक्ति का जो पोषण स्तर है या उसके उन्नत जीवन स्तर के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, या जिसको अपन कह सकते हैं कि ऐसी समुचित अच्छी लोक स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का विकास करेगी, ताकि हर व्यक्ति की लोक स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हैं उनका समय रहते हुए समुचित रूप से विकास हो सके। इस उपबंध में ये भी एक व्यवस्थाएं की गई है कि गवर्नमेंट समय समय पर वैसे नशीली दवाओं का जो उत्पादन करती है उन पर प्रतिबंध है। केवल ये लोक प्रयोजन के लिए इन दवाइयों का एक उत्पादन या वितरण किया जा सकता है या प्रबंधन किया जा सकता है। इस प्रकार की कोई भी एक नशीली दवाएं या ड्रग का उत्पादन नहीं करेंगे जो लोगों के लोक स्वास्थ्य के लिए घातक या नुकसानदायक हैं। इसलिए समय समय पर इस योजनाओं के माध्यम से या इस नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार अपने एक देखा है कि स्कूलों में एक पोषाहारिक स्तर के माध्यम से एक बच्चों के एक जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं के माध्यम से एक बच्चों का एक समुचित रूप से विकास करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अगला नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 48 क्या कहता है? 48 कहता है कि कृषि और जो ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन है उनको उन्नत स्तर वो अपनाने के लिए उनमें एक वैज्ञानिक मेथड का विकास किया जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति को एक प्रोत्साहित किया जाएगा। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में एक ड्रिप सिस्टम वर्तमान में पनप रहा है, जिसको एक बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली कहते हैं, जो इजराइल के मेथड पर आधारित है, या पशुपालन में इस प्रकार की एक नस्लों का एक समुचित रूप से एक विकास किया जाएगा। जो पशु दुधारू पशु हैं उन पशुओं की नस्लों को सुधारने के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान लोग हैं या जो पशुपालक लोग हैं या जो कृषि करने वाले लोग हैं उनकी आय को क्या किया जा सके, दुगना किया जा सके या बढ़ाया जा सके। ऐसी गवर्नमेंट की योजना है। इसके तहत सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि गाय बछड़ा या जो भी एक दुधारू एक पशु होते हैं उनके नस्ल सुधार का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा आर्टिकल 48 कै में एक नया उपबंध स्थापित किया गया, जिसका एक मूल उद्देश्य था कि हर गवर्नमेंट एक किसका संरक्षण करेगी, एनवायरनमेंट का संरक्षण करेगी, पर्यावरण की रक्षा का प्रयास करेगी। इसके अलावा वो जंगल और वन्य जो जीव जंतु हैं उनको भी एक संरक्षण या एक बचाने का प्रयास करेगी। इस प्रकार की योजनाओं का विकास करेगी। और गवर्नमेंट ने इसके लिए समय समय रहते हुए कई प्रकार के ऐसे अधिनियम भी स्थापित किए, जिस प्रकार एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1901 बेहतर है, जिसके तहत गवर्नमेंट वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी इसका उपबंध स्थापित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 के द्वारा। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का मूल कंसेप्ट है कि समाज में या व्यवस्था में किसका विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, समाज में एक सोशल हित का संवर्धन होना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का भी प्रयास किया गया। नीति निर्देशक तत्व कहता है कि समाज में किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता का एक विकास नहीं होना चाहिए, इसके लिए न्याय का प्रबंधन किया गया है। इसी के तहत अपन कह सकते हैं कि आर्टिकल 49 ये कहते हैं, 49 कहते हैं कि जितने भी एक भारत में एक राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक हैं, स्थल हैं, जिनकी कलात्मक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी एक जीवित है, उनका समुचित संरक्षण करने के लिए भी गवर्नमेंट समय समय पर इस प्रकार के एक नियम या नीतियों का विकास करेगी, ताकि भारत की एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखा जा सके और एक पीढ़ी के माध्यम से एक दूसरी पीढ़ी में इनका संचरण किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है, राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक, कलात्मक और ऐतिहासिक संस्थाओं के विकास के लिए समुचित विकास करती है। इसके अलावा आर्टिकल 50 क्या कहता है, 50 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट के या सरकार के जो मुख्यतः 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, जिनमें से एक पब्लिक सेवाओं में, लोक सेवाओं में एक सरकार के दोनों अंगों में हमेशा क्या रहेगा, पृथक्करण रहेगा। एक अंग दूसरे अंग में क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसको अपन ये भी पढ़ सकते हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का आपस में पृथक्करण होगा। ये पृथक्करण क्यों होगा, ताकि सामान्य रूप से हर अंग विधिक
दायरे में रह करके अपने स्वतंत्र और निष्पक्ष एक अधिकारों का प्रयोग कर सकें, क्योंकि इनका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है पुलिस स्टेट की स्थापना करना नहीं, बल्कि एक ऐसे एक लोक कल्याणकारी आदर्श राज्य की स्थापना करना जो लोकतांत्रिक तरीके से लोगों का क्या कर सकें, सामाजिक और आर्थिक हितों का संरक्षण कर सकें। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका में आपस में टकरार न हो या एक अंग दूसरे अंग की निरंकुशता को रोकने का प्रयास करें। इसके लिए सामान्य रूप से एक आर्टिकल 50 के तहत लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण के कंसेप्ट को अपनाया गया है और गवर्नमेंट यहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस की थ्योरी के आधार पर संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है। अंतिम नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल 51 कहता है कि हर देश की क्या होती है, एक इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी होती है। हर देश जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने वैश्विक संबंधों को स्थापित करता है, जिनका मूल उद्देश्य क्या होता है? हर राष्ट्र सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए वो क्या करेगा? अंतर्राष्ट्रीय की विधि और संधियां होती हैं या अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं तो उनको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ आए समय एक विवाद चलता रहता है, भारत और चाइना के साथ विवाद होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर जो भी गवर्नमेंट है ये नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में क्या बनाएगी? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो लॉ बने हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बने हुए हैं, उनकी मध्यस्थता को स्वीकार करेगी। और भारत ने हमेशा ऐसा किया भी है, क्योंकि चाइना के साथ भारत का पंचशील सिद्धांत भी रहा है। और अभी अपन ने देखा कि पाकिस्तान ये अपना एक भारत और चाइना के मध्य जो डोंगलाग विवाद था उसके मध्य भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार पर भारत ने अपनी एक मध्यस्थता की पहल की थी। या अपन ये भी कह सकते हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उनका समाधान करने के लिए या तो अंतर्राष्ट्रीय विधि या एक इन संधियों की पालना करनी पड़ेगी या मध्यस्थता के द्वारा उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से नीति निर्देशक तत्व आपने जिस प्रकार ये कंसेप्ट पढ़ा, इसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि ये 4 मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। या इसको सारांश में अपन कहें तो नीति निर्देशक तत्व एक वेलफेयर स्टेट को स्थापित करता है, जिसका मूल उद्देश्य क्या है? किस सिस्टम में किसका विकास हो, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का विकास हो। और इसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि वास्तव में एक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए हर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इन नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए समय रहते हुए ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, समय समय पर इस प्रकार के कानून बनने चाहिए ताकि इनको एक वैधानिक स्वरूप और वाद योग्य देने का स्वरूप स्थापित कर सकें। गवर्नमेंट ने वैसे अधिकांश नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए कई कानून बनाए हैं, लेकिन इनमें से अपन कह सकते हैं कि आर्टिकल 44 का जो प्रावधान है इसके ऊपर अभी तक इस प्रकार का कोई कानून नहीं बने, क्योंकि समान नागरिक संहिता होना जरूरी है ताकि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित बनने का प्रयास कर सके। धन्यवाद। अगला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में इनकी व्यवस्था नहीं थी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? सन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया था, जिसके माध्यम से उनके अनुशंसाओं के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों के समावेश की अनुशंसा की थी। लेकिन गवर्नमेंट ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था, जो भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में इसका समावेश किया गया है। और ये भी सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि रूस के संविधान से प्रेरित होकर के इन मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। ये मौलिक कर्तव्य नैतिक और नागरिक कर्तव्य होते हैं। नैतिक और नागरिक कर्तव्य होते हैं और ये गैर न्यायोचित होते हैं। गैर न्यायोचित का मतलब है कि इन मौलिक अधिकारों को भी प्रभावी करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है, न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं होते हैं, बल्कि ये हर नागरिक का क्या होता है? मॉरलिटी के आधार पर या एक ड्यूटी के आधार पर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि इनकी भी वो क्या करें? पालना करें। तो अपन सामान्य रूप से इनकी एक विवेचना देखेंगे। इनका क्रमबद्ध किसी प्रकार से खंडित नहीं होना चाहिए। सबसे पहला एक मौलिक कर्तव्य है कि हम किसकी पालना करें? जो भी अपने संविधान के आदर्श हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में आदर्श लिखे हुए हैं, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई है, 5 स्वतंत्रता की न्याय की गई है, 2 समानता की न्याय की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान के जितने भी आदर्श हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं,
चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हैं या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारत सरकार का जो भी एक राष्ट्रीय ध्वज है या भारत सरकार का जो भी एक राष्ट्रीय गान और गीत है, उसके आदर्शों की क्या करें, पालना करें। ये अपन कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का एक मॉरलिटी पर आधारित ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि व्यक्ति इन आदर्शों को प्रेरित करने वाले आदर्शों की पालना करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि देश की राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले जो भी एक राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं गांधीवादी युग में, इन राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी उच्च आदर्श रहे हैं उन आदर्शों की भी पालना करेगा। जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि सामान्य रूप से एक महात्मा गांधी ने अहिंसा का आदर्श दिया था, महात्मा गांधी ने सामान्य रूप से सत्य का आदर्श दिया था, महात्मा गांधी ने जिस प्रकार एक ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, इन उच्च आदर्शों को भी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति क्या करेगा, पालना करेगा, ताकि देश की राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या किया जा सके, प्रेरित किया जा सके। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो आंतरिक और बाह्य एक संप्रभुता है, जिसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के स्वरूप से स्थापित किया गया है, और भारत की अंतिम संप्रभुता जो देश की जनता में निवास करती है, उसकी एकता और अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का दायित्व है कि देश की संप्रभुता को कोई भी नागरिक क्या नहीं करेगा, अवहेलना नहीं करेगा। जिस प्रकार आज वर्तमान में कोरोना एक वैश्विक महामारी में एक लॉकडाउन के आदर्शों की पालना करने, ये भी क्या है, देश की यूँ कह सकते हैं कि अधिसूचना है, देश की गवर्नमेंट के आदर्श हैं, इनकी भी अपन क्या करें, पालना करें, ताकि देश की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को मजबूत बनाया जा सके। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश में किसी भी प्रकार की एक बिखराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए हर व्यक्ति का आदर्श है कि वो देश की संप्रभुता या संविधान के आदर्शों की पालना करें, उसकी एकता को बनाए रखें और अखंडता की रक्षा का प्रयास करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें, और अगर एक देश अपने को ये आह्वान करता है तो आह्वान करने की पर अपन क्या करें, राष्ट्र की सेवा करें। हर व्यक्ति में क्या होना चाहिए, देशभक्ति का एक जुनून और जज्बा होना चाहिए। हर व्यक्ति में सेवा, त्याग, बलिदान किस पर आधारित होना चाहिए, सामाजिक हित पर आधारित होना चाहिए, अन्याय के विरुद्ध होना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यक्ति का क्या नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। समाज में किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अमीर और गरीब के मध्य का जो गैप है उसको कम करने का प्रयास करें। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की सेवा करने का प्रयास करें। जब भी ऐसा अवसर आए आपके पास तो हर समय राष्ट्र की सेवा के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। अगला मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों के मध्य आपस में क्या होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए। समरसता का मतलब होता है भाईचारा। लोगों में क्या होना चाहिए, समान भ्रातृत्व होना चाहिए, समान भाईचारे की भावना होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में समाज में अगर ऐसी कोई प्रथाएं हैं, समाज में इस प्रकार की अगर कोई ऐसी एक रूढ़िवादिताएं हैं, समाज में इस प्रकार के कोई परंपरागत ऐसे एक रूढ़िवादी आदर्श हैं जो क्या करते हैं, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध होते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, परित्याग या त्यागने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध के ऐसे आदर्श, ऐसी प्रथाएं, ऐसी रूढ़िवादिताएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, तो उनको भी अपने को क्या करना चाहिए, ऐसी प्रथाओं को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि ऐसी प्रथाओं से लड़ने के लिए लोगों को शिक्षित करना चाहिए, लोगों को जागरूक बनाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार अपन आज परिस्थिति के कारण लॉकडाउन में एक विवाह में 50 लोगों की परमिशन दी गई है, जिस प्रकार अपन कह सकते हैं कि समाज में एक अनावश्यक जो खर्चे हो रहे हैं उनके ऊपर अपने आप निरंकुश या नियंत्रण करने का लोगों ने प्रयास किए हैं, ऐसे आदर्श से सामान्य स्थिति में क्यों नहीं अपना सकते। बाल विवाह जैसी प्रथाएं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, दहेज प्रथा जैसी स्थितियां उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुपत्नी प्रथाओं का जो विकास है आदिवासी समाज में, उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों के सम्मान की जो बातें हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समाज में जो लैंगिकगत विषमताएं या भेदभाव हैं उनको समाप्त किया जा सके। अगला मौलिक कर्तव्य है कि हमारी देश की जो भी एक सामाजिक और संस्कृति की जो गौरवशाली गाथा है, हमारे देश की जो भी एक सामाजिक, चाहे वो एक पौराणिक स्थिति पर आधारित हो, चाहे वो ऐतिहासिक स्थिति पर आधारित हो, हमारी जो भारत देश की गौरवशाली जो संस्कृति है,
जिसको एक लिपि, संस्कृति और भाषा के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है, उस गौरवशाली प्रथा की परंपरा का परिरक्षण, संवर्धन करने के लिए भी क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। गवर्नमेंट समय समय पर इस प्रकार की नीतियों का या इस प्रकार की योजनाओं का विकास करेगी कि भारत देश की सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और कलात्मक जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली गाथा को बरकरार रखा जा सके। अगला मौलिक कर्तव्य है कि देश की जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसकी रक्षा का प्रयास किया जाए, जिनमें वन हैं, इसके अलावा एक वन्य एक झील हैं, इसके अलावा एक नदी हैं और जो भी एक वन्य जीव जंतु हैं, इनकी रक्षा करने का प्रयास करेंगे, इसके संवर्धन करने का प्रयास करेंगे, जिनका एक मूल लक्ष्य है कि हर व्यक्ति में इन वन्य जीव जंतुओं के प्रति भी क्या होना चाहिए, प्राणी मात्र में प्रतिरक्षा की भावना होनी चाहिए। हर प्राणी मात्र में क्या होना चाहिए, उसकी मॉरलिटी और नागरिक कर्तव्यों के आधार पर दया की भावना होनी चाहिए, ताकि इनका समय रहते हुए क्या किया जा सके, समुचित रूप से संरक्षण किया जा सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी एक मॉरलिटी पर आधारित ड्यूटी है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करें, ताकि सही वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें और समुचित स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का उपभोग कर सकें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि हमारा एक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए और वैज्ञानिकता के आधार पर हमारे अंदर एक मानवता जैसे आदर्श होनी चाहिए, मानवता के प्रति दया होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। ऐसे ज्ञानार्जन सुधार के प्रयासों को स्थापित करेंगे तो समाज में सामाजिक अन्याय और विषमता और विशेषाधिकार की जो प्रवृत्ति हैं उनको रोका जा सकता है। अगला मौलिक कर्तव्य है कि जो भी एक सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनकी अपन क्या करें, रक्षा करें और समाज में जहाँ पर भी हिंसा होती है तो उन हिंसा से दूर रहें, या अपन कह सकते हैं कि सांप्रदायिक जो भी एक झगड़े होते हैं उनसे दूर रहें और समाज में सामाजिक समरसता को बढ़ाने का प्रयास करें। अगला मौलिक कर्तव्य है कि व्यक्तिगत और एक सामूहिक गतिविधियां जो भी होती हैं समाज में, चाहे वो पर्सनल हो या एक सामूहिक जो गतिविधियां हैं, सभी क्षेत्रों में उनके उत्कृष्टता की या उनके एक वैज्ञानिक और मानवतावादी या ज्ञानार्जन जैसे प्रयास हैं, उन उत्कृष्ट प्रयासों को बढ़ाने का प्रयास करें। और लास्ट में है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने 2009 में एक्ट बनाया था और ये एक्ट 2010 में प्रभावी हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य है कि ये हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, 6 से 14 साल के जो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन होती है उसकी निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था में सहयोग दें, ताकि उनका क्या हो सके, समुचित रूप से उनका ज्ञानार्जन और उनका बौद्धिक विकास हो सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन नीति निर्देशक तत्वों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा इसका समावेश इसलिए किया गया था कि हर नागरिक का, सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भारत देश के हर एक लोगों का, हर नागरिकों का नैतिक और नागरिकता पर आधारित दायित्व होता है, ताकि देश में समरसता के भाव का विकास किया जा सके। और इसी के आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये अपना टॉपिक था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य, जो भारतीय संविधान के भाग 4 36 से 51 और भारतीय संविधान के भाग 4 कैमी 51 के पार्ट कैमी इसका समावेशित किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है वेलफेयर, लोक कल्याणकारी राज्य और मौलिक कर्तव्यों के आधार पर देश की सामाजिक समरसता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।